जी बेटा। बेटा देखिएगा, मैंने आपको डे वन में कुछ बेसिक बातें बताई थी। पहले मैं थोड़ा सा वो बेसिक बातें आपको रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डे वन की जो मेरी क्लास थी बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिनका पहला मोटिव सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है, सोसाइटी को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वेलफेयर का काम करते हैं, सोसाइटी को अपनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है वो सेकेंडरी होता है, पहला मोटिव होता है सोसाइटी को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बेटा बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी रिलीजियस टेम्पल्स हो गए या फिर चर्च हो गए या गुरुद्वारे या मस्जिद हो गए, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेटा जी, ये लोगों के अंदर सोशल वैल्यूज को डेवलप करते हैं और उनके अंदर अच्छी वैल्यूज को बिल्ड करते हैं, सो दैट कि वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिए। तो जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनका मेन मोटिव होता है बेटा सोसाइटी के अंदर अच्छी वैल्यूज को डेवलप करना। बदले में उनको डोनेशन भी मिलता है और इस तरीके से उनकी इनकम हो जाती है। तो यहाँ पर जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, वो सोसाइटी को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके एक्सचेंज में उन्हें कुछ फीस वगैरह मिलती है, वो उनका सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो सोसाइटी को हेल्थी रखने के लिए उनको अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें अच्छी गाइडलाइंस देते हैं, सो दैट कि वो एक हेल्थी लिविंग रखें अपनी लाइफ में। उसके बदले में वो उनसे फीस चार्ज करते हैं। तो बेटा जी, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी क्लब्स हैं, जितने भी एनजीओज हैं, ये सब के सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और इनका मेन मोटिव होता है बेटा जी सोसाइटी वेलफेयर। जितने भी ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ट्रेडिंग बिजनेस जो बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं, उन्हें हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं, और जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं बेटा जी, उन्हें सर्विस बिजनेस कहते हैं, यानी सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस कहते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस नहीं करते। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं बेटा जी, वो अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, और दूसरे नंबर पे बनाते हैं बैलेंस शीट, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। जितने भी इंडिया में बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस करने वाले हैं, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। बट जितने भी लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो दूसरों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वो अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इसके अलावा वो दो बैलेंस शीट बनाते हैं, एक बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की बनाएंगे और एक बैलेंस शीट करंट ईयर की बनाएंगे। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं कि हमें क्वेश्चन में अक्सर कैपिटल गिवन नहीं होती है, तो उस कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाते हैं। और एक बैलेंस शीट बेटा हम करंट ईयर के बनाते हैं, अपनी करंट ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। अगली स्लाइड पे आते हैं बेटा जी। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके यहाँ पर कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो बेटा जी पहले नंबर पे बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें जितनी भी कैश रिसिप्ट होती है वो सारी की सारी हम डेबिट साइड में लिख देते हैं, और जितनी भी कैश पेमेंट होती है वो सारी की सारी हम क्रेडिट यानी बाई साइड में लिख देते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें पूरे साल में होने वाली कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की डिटेल मिल जाती है। डन बेटा जी। इसके अलावा हम बनाते हैं एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें हम क्रेडिट साइड में सारी इनकम और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंडिचर लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाकर हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। इस चैप्टर में प्रॉफिट को बेटा बोलते हैं सरप्लस और लॉस को बोलते हैं बेटा जी डेफिशिएंसी। तीसरे नंबर पे बेटा प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है बेटा जी। अगर हमारी इनकम 4 लाख रुपए की है, फॉर एग्जाम्पल इनकम 4 लाख की और खर्चे बेटा जी मेरे 3 लाख रुपए के हैं, तो ऐसे में जो 1 लाख रुपए बचेगा बेटा जी, मैं उसको बोलूंगा सरप्लस। तो अगर हमारी इनकम ज्यादा है खर्चे कम है तो सरप्लस। इसके अपोजिट हो जाता है, इनकम 3 लाख होती खर्चे 4 लाख होते, तो फिर ऐसे में 1 लाख का जो घाटा होता है उसको बेटा डेफिशिएंसी बोलते हैं। इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हम कैपिटल फाइंड आउट करते हैं।
जो कैपिटल हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, उसे इस चैप्टर में कैपिटल फंड बोलते हैं। कैपिटल फंड क्यों बोलते हैं बेटा जी? ज्यादातर हम ये जो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ये हम क्लब का, एनजीओ का, सोसाइटीज का बनाते हैं। और ऐसी एनजीओ, सोसाइटीज और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है अपने पास सारा पैसा कैपिटल का इन हैंड बिजनेस में नहीं रखते हैं। ये पैसा या तो अपना बैंक में रखते हैं, कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो इनका पैसा बैंक में पड़ा रहता है, इसलिए कैपिटल का पैसा इनका इन्वेस्ट रहता है कहीं पे, इसलिए ये कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं। कैपिटल कैसे निकालते हैं बेटा जी? आप एसेट्स के सम में से लाइबिलिटीज घटा दीजिएगा। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में एसेट्स 4 लाख है और लाइबिलिटी 3 लाख है, तो मैं एसेट्स के सम में से लाइबिलिटी घटाऊंगा, तो बेटा जी 1 लाख की जो कैपिटल बचेगी उसे बोलेंगे कैपिटल फंड। एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा जी करंट ईयर की, जिससे हमारे को हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है कि करंट ईयर में हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और इससे हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट हैं और हम टीचर हैं, तो हम अपना आंसर चेक करने के लिए बेटा जी करंट ईयर बैलेंस शीट बनाते हैं, सो दैट कि हमें पता चल जाए कि जो हमने सॉल्यूशन किया है उसका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अगर बेटा जी नेक्स्ट स्लाइड की बात करें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, तो बेटा जी जितनी भी रिसिप्ट होती है वो सारी हम डेबिट साइड में लिखते हैं। डेबिट साइड में सारी कैश रिसिप्ट आती है बेटा जी, और क्रेडिट साइड में सारी की सारी पेमेंट्स आती हैं बेटा जी। अगर मैं बात करूं रिसिप्ट में क्या क्या चीजें आती है, तो बेटा जी सबसे पहले आता है कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। अगर आपको कहीं से कोई डोनेशन रिसीव हुई है तो बेटा जी वो आपकी इनकम रिसिप्ट में शो करेंगे। लेगेसी, अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है, तो ऐसा जो डोनेशन हमें किसी के मरने के बाद मिला होता है बेटा, उसको लेगेसी बोलते हैं। मेंबरशिप फीस, जो हमारे रेगुलर मेंबर्स होते हैं उनसे जो पैसा मिलता है। एंट्रेंस फीस, जो हमारे क्लब के नए मेंबर्स होते हैं उनसे जो हमें पैसा मिला होता है उसे एंट्रेंस फीस कहते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव, बेटा जी अगर जो मेरे रेगुलर मेंबर हैं उनसे जो मंथली फीस मिलती है उसे मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मैंने कोई एसेट्स बेची है तो एसेट बेचने से जो पैसा मिला है वो भी रिसिप्ट में शो करेंगे। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो बेटा जी वो भी टू साइड में शो करूंगा। इसके अलावा कोई सन्ड्री या मिसलेनियस रिसिप्ट हुई है तो वो भी हम टू साइड में शो करेंगे। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स का मतलब होता है बेटा जी अगर कोई पुरानी मैगजीन या पुरानी रद्दी को आपने बेचकर कोई पैसा मिला है आपको, तो बेटा जी उसको बोलेंगे सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स। तो अगर आपको पूरे साल में कहीं से भी कोई पैसा कैश में रिसीव हुआ है तो उसे आपको टू साइड में लिखना है। अगर मैं बात करूं पेमेंट में, की पेमेंट में क्या दिखाते हैं, अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, तो उसकी पेमेंट बाई साइड में शो करेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी पर आपने कोई खर्चा किया है, रिपेयर रिन्यूअल की कोई पेमेंट की है, न्यूज़पेपर मैगजीन की जो आपने पेमेंट दी है पूरे साल में, रेंट टैक्सेस का जो पेमेंट किया है, पोस्टेज का जो पेमेंट किया है, जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं कहीं पर वो शो करेंगे। कन्वेंस, ऑनरेरियम क्या होता है बेटा जी, जो हमारा टेम्परेरी स्टाफ होता है उसको जो हम पेमेंट देते हैं उसको बोलते हैं बेटा जी ऑनरेरियम। इसके अलावा अगर मैंने कोई चैरिटी पे किया है, मैंने कोई इंश्योरेंस पे किया है, मैंने कोई ग्राउंड की रिपेयर मेंटेनेंस का चार्ज पे किया है तो उसे बोलेंगे बेटा अपकीप ऑफ ग्राउंड। मैंने कोई टेलीफोन चार्जेस पे किए हैं, तो मैंने कोई भी पेमेंट किया अगर कैश में तो उसे बाई साइड में शो करिएगा। एट द एंड जो बचेगा बेटा जी उसे हम कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे यहाँ पर। डन। ये तो बात हुई कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। अगर बेटा जी मैं बात करूं, अगर आप थियोरटिकली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बेटा जी अब आपके एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, तो एमसीक्यूज के लिए आपका थियोरटिकल कंसेप्ट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं रिसिप्ट की, तो बेटा जी रिसिप्ट दो तरह की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मैं इन शॉर्ट आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, बेटा जी बैलेंस शीट में आने वाली किसी भी आइटम से जो बैलेंस शीट में आती है, बैलेंस शीट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कार, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आता है, बैंक लोन आता है, इसके अलावा क्रेडिटर्स आते हैं, बीपी आते हैं। अगर आपको किसी एसेट्स या लाइबिलिटी से कोई पैसा रिसीव हुआ है तो बेटा जी वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। फिर से बोलता हूँ, किसी एसेट्स और लाइबिलिटी से आपने कोई एसेट्स बेची है, लैंड बेची, बिल्डिंग बेची, मशीन बेची, फर्नीचर बेचा, कार बेचा, कोई आपने एसेट्स बेची है, उससे जो पैसा मिलेगा वो कैपिटल रिसिप्ट है। आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो बेटा लोन का जो पैसा मिला है वो भी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि लोन कहाँ आता है, लाइबिलिटी में। अगर आपको आपके कस्टमर से पैसे मिले हैं तो बेटा जी वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। इसके अलावा आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेचे, उससे कोई पैसा मिला है तो बेटा जी वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल आपने बिजनेस में और इन्वेस्ट किए तो बेटा जी बिजनेस में पैसा आएगा तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। अगर हमारी कंपनी ने कोई शेयर्स वगैरह इशू किए तो बेटा जी उससे कोई पैसा रिसीव है तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। यानी किसी भी बैलेंस शीट आइटम से कोई पैसा रिसीव हुआ है तो बेटा जी वो कैपिटल रिसिप्ट होती है।
अब मैं अगर बात करूं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी भी चीजें इनकम साइड में आप दिखाते थे वो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे सेल्स अगर दी है, रेंट रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये सब बेटा जी रेवेन्यू रिसिप्ट है। यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाली सारी इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो हमारे रेगुलर मेंबर से जो हमें मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है बेटा जी, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर हमें कोई डोनेशन रिसीव हुई है तो वो भी बेटा जी रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर मुझे कहीं से कोई एंट्रेंस फीस मिली है बेटा जी, नए जो मेंबर एडमिट होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके एडमिशन के टाइम पर हमें उनसे जो फीस मिलती है उसको बोलते हैं बेटा जी एंट्रेंस फीस। तो अगर मुझे कोई एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है तो बेटा जी वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर मैं बात करूं बेटा जी पेमेंट की, तो पेमेंट भी दो तरह की होती है, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो बेटा जी कोई भी ऐसी आइटम जो बैलेंस शीट में आती है, उस पर जो आपने कैश में खर्चा किया है, यानी किसी भी बैलेंस शीट आइटम पर आपने कोई पैसा खर्च किया है तो वो आपकी कैपिटल पेमेंट होगी। जैसे आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कार, स्कूटर, आपने कोई एसेट्स खरीदी है तो उस पर जो पैसा खर्च हुआ है वो कैपिटल पेमेंट है। आपने लोन का पैसा लौटाया है तो वो कैपिटल पेमेंट है। आपने क्रेडिटर या बीपी की पेमेंट की है तो बेटा जी वो भी कैपिटल पेमेंट है। आपने कैपिटल विड्रॉन की है या ड्रॉइंग दी हुई है तो वो भी कैपिटल पेमेंट है। आपने डिबेंचर्स का पैसा वापस लौटाया है जिसे हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो बेटा जी वो भी कैपिटल पेमेंट है। इसके अलावा बेटा जी जितनी भी चीजें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आती थी, खर्चे वाली साइड यानी एक्सपेंस वाली साइड, वो सब रिवेन्यू पेमेंट होती है। जैसे कि बेटा जी सैलरी, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, बेटा जी ये सब रेवेन्यू पेमेंट होती है। तो ये था हमारा बेटा जी बेसिक क्लास, जिसमें हम लोगों ने सारे बेसिक्स पॉइंट रिवाइज किए। अब बेटा जी आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे बेटा जी। डन बेटा जी, तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। जी बेटा, बेटा ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इधर की साइड बेटा मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो बेटा जी इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2020 का। मुझे ये बेटा जी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उससे पहले मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा और फिर मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और करंट ईयर बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। बेटा जी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ आपको या तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होगा या इनकम एक्सपेंडिचर के साथ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर बैलेंस शीट बनानी होगी। लेकिन मैं अभी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना समझा रहा हूं। कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है और स्टूडेंट को रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना ही नहीं आता, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन में हम टोटल 4 स्टेटमेंट जो बनते हैं इस चैप्टर में, वो चारों के चारों मैं इस क्वेश्चन में आपको बना के दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखाऊंगा, उसके बाद उससे इनकम एक्सपेंडिचर, फिर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और फिर करंट ईयर बैलेंस शीट। तो बेटा जी शुरू करते हैं। आप ये तो जान गए हो कि बेटा जी जितनी भी रिसिप्ट होती है वो सारी की सारी टू में, यानी पैसे का आना टू में शो करेंगे और पैसे का जाना बेटा जी बाई में शो करेंगे। यानी रिसिप्ट को टू में और पेमेंट को मैं कहा शो करूंगा, बाई में। तो पहले हम सारा दिमाग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने पे लगाएंगे। सबसे पहले बेटा जी मुझे क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया हुआ है। जो मुझे कैश इन हैंड दिया हुआ है बेटा जी वो मुझे कितने रुपए का दिया है, 40,000। ये मुझे कैश का स्टार्टिंग बैलेंस दिया है। कैश का जो भी स्टार्टिंग बैलेंस होगा बेटा जी वो रिसिप्ट में लिखेंगे। कितने रुपए दिया है, 40,000 रुपए। और यहाँ पर बेटा जी मैंने लिख दिया कैश, कि ये मेरे पास कैश का स्टार्टिंग बैलेंस है। उसके बाद बेटा जी सैलरी वेजेस पे मैंने कितने रुपए खर्च किए वो दिया हुआ है। सैलरी वेजेस पे बेटा जी मैंने 30,000 रुपए खर्च किए। मैं खर्च कर रहा हूं तो बेटा जी पैसा जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया सैलरी वेजेस। कितने पैसे गए बेटा जी सैलरी वेजेस पे, मेरे 30,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी मैंने चैरिटी पे खर्चा किया है। कितने रुपए का खर्चा किया बेटा जी चैरिटी पे, मैंने 20,000 का खर्चा किया। तो चैरिटी से भी पैसा जाएगा बेटा जी, और पैसे का जाना बेटा जी मैं पेमेंट साइड में लिख रहा हूँ, तो चैरिटी के पेमेंट से 20,000 रुपए गए। उसके बाद बेटा जी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो पैसा आया होगा। तो बेटा जी इंटरेस्ट का रिसीव होना बेटा जी मैं कहाँ शो कर रहा हूँ, टू साइड में। कितने रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 10,000 रुपए का। सिंपली मैं पैसे के आने को टू में लिखूंगा, पैसे के जाने को बाई में। लॉकर रेंट रिसीव हुआ है बेटा जी, लॉकर रेंट रिसीव हुआ है तो ये क्या है, मेरी एक तरीके से पैसे की रिसिप्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉकर रेंट रिसिप्ट।
बेटा जी लॉकर रेंट रिसिप्ट कितनी हुई है मेरे को, 30,000 रुपए की, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है। आपको ये तो पता चल गया कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा जी। सब्सक्रिप्शन वो होता है जो हमारे रेगुलर मेंबर से हमें पेमेंट मिली होती है। तो बेटा जी सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, 80,000 रुपए का बेटा जी, ये भी मैंने टू साइड में लिख दिया। उसके बाद बेटा जी एंट्रेंस फीस, जो हमारे नए मेंबर होते हैं उनके एंट्रेंस के टाइम पर जो हम उनसे चार्ज लेते हैं उसे बोलते हैं बेटा जी एंट्रेंस फीस। तो यहां से भी पैसा आता है, तो मैं इसको कहाँ लिख रहा हूं बेटा जी, टू साइड में लिख रहा हूं। तो एंट्रेंस फीस कितनी है बेटा जी, 10,000 रुपए की, यहाँ लिख दिया। उसके बाद रेंट पे किया बेटा जी, रेंट पे करूंगा तो पैसा जाएगा। तो यहाँ पे रेंट पेड है बेटा जी, कितने रुपए का रेंट पेड है, 25,000 रुपए का, तो पैसा जा रहा है, मैं पेमेंट वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। उसके बाद बेटा जी मुझे डोनेशन रिसीव हुई है। तो बेटा जी डोनेशन जितनी भी रिसीव हुई है, डोनेशन जितनी भी रिसीव हुई है बेटा जी 40,000 रुपए की, वो मैं कहा लिखने जा रहा हूँ, टू साइड में। इसके अलावा इंश्योरेंस बेटा जी, इंश्योरेंस हम अपनी एसेट्स का या अपने स्टॉक का करवाते हैं तो पैसा जाएगा बेटा जी। तो इंश्योरेंस मैं कहाँ शो कर रहा हूँ, यहाँ पर पेमेंट साइड में कितने रुपए का इंश्योरेंस पे किया है, 30,000 रुपए का। इसके अलावा बेटा जी प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया हुआ है, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी पे जितना भी पैसा खर्च किया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे जितना भी पैसा खर्च किया वो शो करूंगा। कितना रुपए है बेटा जी, 10,000 रुपए। अब क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग कैश बैलेंस मिसिंग है, यानी टीचर चाहता है कि मैं वो आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं। तो बेटा जी वो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं रिसिप्ट साइड का सम करूंगा बेटा जी। रिसिप्ट साइड के सम में से सारे के सारी पेमेंट घटा दूंगा, जो बचेगा बेटा जी वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। सर अगर रिसिप्ट साइड का टोटल ही छोटा आ जाए, नहीं बेटा जी, कभी भी, कभी भी, जब भी आप एनपीओ का चैप्टर पढ़ोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि रिसिप्ट का टोटल कम आ जाए। रिसिप्ट का टोटल हमेशा बड़ा रहेगा। ऐसा कभी नहीं आएगा कि रिसिप्ट का टोटल कम आ जाए। अगर रिसिप्ट का टोटल कम आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें तब बैंक जरूर दिया होगा, तब हम उसे बैंक का नेगेटिव बैलेंस मान लेंगे, यानी उसे हम बैंक को ओवरड्राफ्ट मान लेंगे। फिलहाल मैं आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस निकाल के दिखाता हूँ। 40 में 10 जोड़े 50, 50 में 30 जोड़े 80, 80 में 80 जोड़ेंगे 160, 160 में 10 जोड़ेंगे 170, 170 में 40 जोड़ेंगे 210। तो बेटा जी इस साइड का सम हो गया 2,10,000। ये टोटल मैं यहां लिख लेता हूं 2,10,000। अब मैं यहां से सारी के सारी पेमेंट माइनस करूंगा, 30, 50, 75, 1,05,000। 1,05,000 में 10 जोड़ूंगा तो बेटा जी 1,05,000 में 10 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 1,05,000 में 10 जोड़ूंगा 1,15,000। 1,15,000 घटाऊंगा तो बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। अब मैं 2,10,000 में से 1,50,000 घटाऊंगा, 1,15,000 घटाऊंगा तो बेटा जी बैलेंस बचेगा 95,000। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। तो अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाओ, उस इंफॉर्मेशन से हमने रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बना लिया। जो जो चीजें बेटा जी मुझे रिसीव हुई थी मैंने टू साइड में लिख दी, और जो जो मेरी पेमेंट थी बेटा जी वो मैंने बाई साइड में लिख दी। रिसिप्ट के टोटल में से पेमेंट घटाई तो क्लोजिंग कैश बैलेंस बच गया। अब इसके बेसिस पे बेटा जी मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की। मैं आज की आपकी क्लास में आपको पहली क्लास में ही आपको क्या करने जा रहा हूं, पूरा एडवांस क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो एग्जाम में, पहले ही एग्जाम में 10 मार्क्स का आता था, अब अक्सर 6 मार्क्स में आता है। और जब 6 मार्क्स में आता है तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आता है। और जब 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता था तो इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना होता था, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट भी बनानी होती थी, और करंट ईयर बैलेंस शीट भी बनानी होती थी। फिलहाल तो इसकी वेटेज कम है तो ज्यादातर इनकम एक्सपेंडिचर आता है, लेकिन टीचर एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको सब कुछ आना चाहिए। तो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा बेटा जी। सबसे पहले देखो हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या दिया हुआ है। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में टू साइड में सबसे पहले कैश का ब्रॉट डाउन बैलेंस दिया है। बेटा जी जो कैश का ब्रॉट डाउन बैलेंस दिया हुआ है ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। बेटा जी जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा वो पिछले साल का क्या होगा, सर जो इस साल का ओपनिंग है वो पिछले साल का क्या होगा, सर क्लोजिंग होगा। तो बेटा जी मैं पिछले साल की बैलेंस शीट में कैश कितना शो कर रहा हूं, 40,000 का। तो याद रखेंगे जो हमें स्टार्टिंग में कैश बैलेंस दिया है वो हमेशा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाएगा, क्योंकि जो इस साल का ओपनिंग है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, इसलिए मैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में उसे एसेट्स में लिख रहा हूं। कितने रुपए, 40,000 रुपए। उसके बाद बेटा जी मुझे इंटरेस्ट रिसीव दिया है, ये मेरी इनकम है तो मैं इनकम वाले कॉलम में शो कर रहा हूं इंटरेस्ट रिसीव। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है बेटा जी 10,000 रुपए। उसकी नेक्स्ट बेटा जी मुझको दिया है लॉकर रेंट रिसीव। कई बार क्या होता है हम अपने मेंबर्स को लॉकर की फैसिलिटी देते हैं, तो बेटा जी मुझे लॉकर रेंट रिसीव हुआ है, तो मुझे जितने रुपए का लॉकर रेंट रिसीव हुआ है वो मेरी इनकम है, 30,000 रुपए मैंने यहाँ शो कर दिया।
उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है। जो मेरे रेगुलर मेंबर होते हैं बेटा जी, उनसे जो मुझे पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन मुझे कितने रुपए का मिला है बेटा जी? 80,000 रुपए का, वो मैंने यहाँ शो कर दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझे एंट्रेंस फीस दी हुई है। एंट्रेंस फीस कितनी दी हुई है बेटा जी? मेरे को दी है एंट्रेंस फीस 10,000 रुपए, ये भी मेरी इनकम है। इसके अलावा बेटा जी मुझे डोनेशन रिसीव दी है। डोनेशन रिसीव भी बेटा जी इनकम होती है, तो मैं डोनेशन रिसीव भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कि कितनी दी हुई है बेटा जी? 40,000। तो मैंने रिसिप्ट में से मैक्सिमम सारी चीजें रिसिप्ट इनकम साइड में शो कर दी। डन। अब आते हैं बेटा जी पेमेंट साइड में। सैलरी वेजेस पे हमने कितना पैसा खर्च किया है? सैलरी वेजेस पे बेटा जी पैसा खर्च किया है हम लोगों ने 30,000 रुपए। तो पैसा जा रहा है, तो बेटा जी मैं एक्सपेंसेस में शो कर रहा हूँ। इसके अलावा चैरिटी पे बेटा जी पैसा खर्च किया है मैंने। चैरिटी पे पैसा खर्च किया है बेटा जी 20,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी रेंट पे पैसा खर्च किया है मैंने। रेंट पे पैसा खर्च किया है 25,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी इंश्योरेंस पे खर्चा किया है। इंश्योरेंस पे खर्चा किया है 30,000 रुपए का, वो भी हमने यहाँ शो कर दिया। इसके अलावा बेटा जी मुझको दिया हुआ है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग पे पैसा खर्च किया है बेटा जी 10,000 रुपए, वो भी मैंने शो कर दिया। फिर मुझे दिया है क्लोजिंग कैश बैलेंस। बेटा जी ये इस साल का कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो जो इस साल का कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल की बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे बेटा जी। कितने रुपए? हमको कैश का बैलेंस दिया बेटा जी 95,000, तो मैंने लिख दिया 95,000। डन। तो बेटा जी रिसिप्ट एंड पेमेंट में से मैक्सिमम चीजों को मैंने क्या किया, जितनी भी रिसिप्ट थी बेटा जी वो सारी के सारी, ज्यादातर इनकम थी तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया। जितनी भी बेटा जी मेरे को क्या दी हुई थी, पेमेंट्स दी हुई थी, वो सारी मैक्सिमम कहाँ आ गई? एक्सपेंडिचर में आ गई। अब इसके बेसिस पे बेटा जी मैं क्या निकालूंगा? अपना प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस को इस चैप्टर में बोलते हैं सरप्लस और डेफिशिएंसी। तो बेटा जी मैं कैसे निकालूंगा? मैं इनकम का सम करूंगा। 10 और 30 40, 40 में 80 जोड़े 120, 120 में 10 जोड़े 130, 130 में 40 जोड़े 170। टोटल आ गया बेटा जी 1,70,000। ये मैंने यहाँ लिख दिया 1,70,000। अब बेटा जी इसमें से मैं सारे के सारे खर्चे घटाऊंगा। 30 में 20 जोड़े 50, 75, 1,05,000, 1,15,000। 1,15,000 घटाऊंगा तो बेटा जी मेरे पास जो बचेगा वो सरप्लस होगा, और वो सरप्लस कितना होगा? 55,000 का। अब बेटा जी इसे आप सरप्लस भी बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो एक्सेस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो बेटा जी इसको दो नाम से बुला सकते हैं, या तो सरप्लस बोलिए या बोलिए सिंपली एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो दोनों में से कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हो। ये हमने क्या निकाल लिया बेटा जी? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर अपना प्रॉफिट निकाल लिया, जिसे हम सरप्लस बोल रहे हैं। अब बेटा जी हम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट को फाइनल करेंगे। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में कैश के अलावा कुछ नहीं आया, तो बेटा जी मैंने यहाँ पे टोटल बराबर कर दिया 40,000 रुपए। इस टोटल को बेटा जी मैंने यहां पर लिख दिया 40,000 रुपए। अब यहां पर बराबर करने के लिए बेटा जी मैं लाइबिलिटी साइड में जो भी बैलेंस बचेगा उसको क्या मान लूंगा? अपनी कैपिटल। और मैं इसे कैपिटल नहीं बोलता हूं, क्या बोलता हूं बेटा जी? कैपिटल फंड। तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। मैंने एसेट्स के सम को ही इधर कैपिटल फंड मानकर लिख दिया बेटा जी। अब ये जो कैपिटल फंड है बेटा जी, पिछले साल वाली कैपिटल में इस साल की बैलेंस शीट में शो कर दूंगा। कितने रुपए की है? 40,000 की। इसके बाद जो भी हमें बेटा जी सरप्लस हुआ है, ये जो हमको सरप्लस हुआ है बेटा जी, इसको यहां पर दिखा देंगे। कितना सरप्लस हुआ है बेटा जी? हमको 55,000 का। लिख दिया बेटा जी। दोनों को जोड़ेंगे, टोटल मेन कॉलम में लिखेंगे 95,000। लाइबिलिटी का टोटल कितना आ रहा है बेटा जी? 95,000। और बेटा जी एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है सर? वो भी 95,000 आ रहा है। जी बेटा जी। तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई है। इट मीन्स हमने जो सॉल्यूशन किया है बेटा जी वो बिल्कुल ठीक किया। जी बेटा, आया आपको समझ में? हाँ सर।